चौरसिया समाज। और इसके बारे में 8 चीजों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पहली बात यह है चौरसिया शब्द की उत्पत्ति और इसका अर्थ क्या है। चौरसिया समाज में कुल कितने गोत्र होते हैं। चौरसिया समाज के इष्ट देव कौन है। चौरसिया समाज का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। चौरसिया समाज के आदि कुल गुरु कौन से हैं। चौरसिया वंश को नाग वंश क्यों कहा जाता है। चौरसिया समाज का प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो इन सब बातों को अच्छे से जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम देखते हैं चौरसिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है। दोस्तों, प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। और प्रत्येक माह में 2 बार पंचमी आती है। प्रथमा भी 2 बार आती है, द्वितीया भी 2 बार आती है। तो नाग पंचमी का त्योहार हम मनाते हैं शुक्ल पक्ष के पंचमी को। नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इसका सीधा संबंध दोस्तों चौरसिया समुदाय से है, जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। श्रावण मास में आने वाली नाग पंचमी को चौरसिया दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब चौरसिया शब्द की उत्पत्ति हम देखते हैं दोस्तों। चौरसिया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत का एक शब्द है जिसका नाम है चतुर्शीति। चौरसिया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के एक शब्द चतुर्शीति से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ 84 होता है। इंग्लिश में कहा जाए तो 84, अर्थात चौरसिया समाज 84 गोत्र से मिलकर बना है। और 84 गोत्रों से मिलकर बना एक जातीय समूह है। वास्तविकता में चौरसिया तंबोली समाज की एक उपजाति है, अर्थात मूल रूप से जो चौरसिया की जाति है वो जाति तंबोली है और तंबोली की ही उपजाति चौरसिया है। तंबोली शब्द संस्कृत की उत्पत्ति है और संस्कृत में इसका मतलब होता है तांबुल। तांबुल से तंबोली की उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है पान, अर्थात तांबुल मतलब होता है पान। चौरसिया समाज के लोगों द्वारा नाग देवता को अपना कुल देवता माना जाता है। अब कुल देवता नाग देवता को ही क्यों माना जाता है, इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तथा चौरसिया समाज के लोगों को नागवंशी भी कहा जाता है। नाग पंचमी के दिन चौरसिया समाज द्वारा ही नाग देवता की पूजा करना प्रारंभ किया गया था सबसे पहले। तत्पश्चात संपूर्ण भारत में नाग पंचमी पर नाग देव की पूजा की जाने लगी। नाग देव द्वारा चूहों से नाग बेल, जिस पर पान उगता है, की रक्षा की जाती है। नाग देवता द्वारा चूहों से नाग बेल की रक्षा की जाती है। नाग बेल क्या है, नाग बेल पर पान उगता है। चूहे नागबेल को खाकर नष्ट कर देते हैं। इस नागबेल से ही समाज के लोगों को रोजगार मिलता है। पान का व्यवसाय चौरसिया समाज के लोगों का मुख्य व्यवसाय है दोस्तों। इस हेतु समाज के लोगों ने अपने आराध्य देव और रोजगार रक्षक अर्थात नाग देव को श्रावण मास की पंचमी को पूजना प्रारंभ कर दिया और नाग पंचमी का त्योहार इस समाज के द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। नाग पंचमी के त्योहार को पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। चौरसिया समाज के लोगों का मुख्य व्यवसाय पान की खेती होता है दोस्तों। पान की खेती करना होता है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में पान से संबंधित व्यापार व्यवसाय चौरसिया समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चौरसिया समाज के लोगों द्वारा पान पहुंचाया जाता है। चौरसिया समाज मुख्य रूप से उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में रहते हैं। चौरसिया समाज के अभी मैंने आपको बताया कुल 84 गोत्रों से मिलकर बना है चौरसिया समाज। तो चौरसिया समाज के 84 गोत्रों में से कुछ गोत्रों का नाम मैं आपको बतला रहा हूं, जैसे राजधीर, रसेला, भगत, चौरसी, कश्यप। कुछ लोग अपने नाम के सामने लिखते हैं कश्यप, जैसे मानसिंह कश्यप, अरुण कश्यप। कुछ लोग भारद्वाज लिखते हैं, कुछ लोग ऋषि लिखते हैं, ब्रह्मचारी, सांडिल्य, मोदी, चौधरी, भाटिया, शर्मा, गौहर, बरई भी ज्यादा लोग लिखते हैं, तंबोली, राई, नाग, मुंशी, बारी, राउत, रमेला, गोरेला, कटारिया, बंदी छोड़, महोबिया, मंजूरिया, धेनु, वृंदावन का खंभ, धानक, समान, बंधरैला, झगड़ैला इत्यादि इनका गोत्र है। कुल 84 का नाम मैं नहीं लेने जा रहा हूं। इनमें से कुछ का नाम, एक नाम छूट गया मुझसे, जायसवाल नाम गोत्र भी कुछ लोग उपयोग में लाते हैं। अब प्रश्न उठता है नाग देवता क्यों है चौरसिया समाज के इष्ट देव, अर्थात चौरसिया समाज के लोग नाग देवता की ही पूजा क्यों करते हैं। पूर्व में चौरसिया समाज का एकमात्र रोजगार था दोस्तों पान बरेजा। सबसे पहले चौरसिया समाज का एकमात्र रोजगार था पान बरेजा, जिसमें पान बरेजा क्या है, जिसमें पान उगाकर वे अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन पान के बरेजों में जहां पे पान लगती थी,
पान की बेल को चूहों द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया जाता था। चूहे नाग बेल को खा करके नष्ट कर देते थे। अब जिस चीज पर पान उग रहा है उसी को अगर चूहे नष्ट कर देंगे तब वो पान तो उगेगा ही नहीं। इस तरीके से तब नाग देव द्वारा चूहों से नाग बेल जिस पर पान उगता है की रक्षा की जाती है। चौरसिया समाज का ऐसा मानना है कि चूहों से नाग बेल की रक्षा नाग देव करते हैं। तब से समाज के लोगों ने अपने आराध्य देव और रोजगार रक्षक को श्रावण मास की पंचमी को पूजना प्रारंभ कर दिया और नाग पंचमी का त्यौहार इस समाज विशेष द्वारा एक पर्व के रूप में मनाया जाता है जो श्रावण मास में मनाया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार। पंचांग की इंग्लिश होती है कैलेंडर। नाग पंचमी के त्यौहार को पूरे भारतवर्ष में काफी हर्षोल्लास के थ्रू मनाया जाता है। चौरसिया समाज का सबसे बड़ा पर्व नाग पंचमी महापर्व है। इसके बारे में मैंने बतला दिया, फिर भी कुछ बातें मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को देखिए, प्रत्येक माह में दो पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में भी पंचमी होती है, शुक्ल पक्ष में भी पंचमी होती है। तो जो श्रावण मास की शुक्ल पंचमी होती है इसी दिन नाग पंचमी का महापर्व परंपरागत श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व चौरसिया समाज के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है क्योंकि इस पर्व के साथ ही उनकी जीवन चर्या तय होती है। जो पान की खेती कर रहे हैं इस दिन नाग को देवता के रूप में पूजा जाता है। नाग को हल्दी, कंकु, दूध, लावा और खीर चढ़ाई जाती है। इस दिन नागों के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में देवाधिदेव महादेव गले का अलंकरण बनाते हैं तो भगवान विष्णु के लिए वो सया भी बनाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में आपने देखा कि शिव जी की सुंदरता नाग देवता के द्वारा ही बढ़ाई जाती है और भगवान विष्णु जी भी नाग देवता को ही अपना सया मतलब बिस्तर समझकर उस पर आराम करते हैं। इस दिन देवताओं के जो प्रथम देव माने गए हैं दोस्तों, वो गणेश देव माने गए हैं, ने नाग को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किया था। इसे और धारण करते भी हैं। इसी दिन शिव मंदिरों, घरों में विशेष साफ सफाई सज्जा की जाती है। घरों में व्यंजन पकवान बनाए जाते हैं। कृषि व पर्यावरण के लिए उपयोगी है नाग देवता। कैसे? नाग पंचमी पर खेती के औजारों का पूजन करने का भी प्रचलन है। इस प्रकार कृषि व पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हुए। इस दिन चौरसिया समाज के पान उत्पादक बरेज में जाकर नाग बेल की पूजा आराधना करते हैं और अत्यधिक पान की खेती होने की मांग अपने देवता से करते हैं। नाग पंचमी के दिन कुंवारी लड़कियां लड़के तालाबों के किनारे गुड़िया व चने लेकर जाते हैं। इनके पीछे बेर का डंडा लेकर लड़के जाते हैं। लड़कियां गुड़िया को पानी से भरे तालाब में फेंकती हैं और लड़के इसे बेर के डंडे से पीटते हैं। गुड़िया पीटने वाले लड़के को चना बांटा जाता है। इस तरह लड़कियां चना बांट लड़कों को मजबूत और बलिष्ठ बनने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसी प्रथा सबसे पहले चौरसिया समाज में आई थी। परंपरा में शामिल यह क्रिया वर्षों से चलती आ रही है। आज भी कहीं कहीं लोग इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। गांव में नाग पंचमी के दिन कुछ खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। लोग नाग देवता की पूजा के लिए बने लजीज व्यंजनों का आनंद भी लेते हैं, अर्थात अच्छा खासा पकवान। जैसे होली दिवाली को लोग अच्छा खासा पकवान बनाते हैं, उसी प्रकार से नाग पंचमी को भी अच्छा खासा पकवान बनाते हैं। भारतीय संस्कृति में नाग का विशेष महत्व बताया जाता है। काल सर्प योग की पूजा के लिए भी नाग पंचमी का दिन शुभ मानते हैं। नाग पंचमी पर चौरसिया समाज के लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, शोभा यात्रा में नाग देवता और नाग बेल माता की प्रतिमाओं की झांकी निकालते हैं। नाग बेल माता की भी झांकी निकालते हैं और नाग देवता की भी झांकी निकालते हैं। भारतीय संस्कृति में नागों को देवता के समान माना गया है। पूर्ण श्रद्धा से इनका पूजन आदि किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हमारी धरती शेष नाग के फन पर टिकी हुई है, इसलिए भी हम धार्मिक रूप में नागों की पूजा करते हैं। नाग पंचमी पर सर्प की जगह शिव की नाग पंचमी पर सांप की जगह शिव की पूजा की जाती है। नाग देवता के तस्वीर की भी पूजा की जाती है। मोम या प्लास्टिक के बने नाग देवता की पूजा भी हो सकती है। वैज्ञानिक और जीवन चक्र के रूप में देखा जाए तो सांप धरती पर जैविक क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जैविक क्रम क्या होता है ये विज्ञान का विषय यहाँ नहीं बताएंगे। सांप प्रकृति का अनुपम उपहार है, ये तो आपको पता होगा। सर्प प्राकृतिक जीव हैं। अन्न के दुश्मन व पानों के दुश्मन चूहों की 80% आबादी को सांप नियंत्रित करते हैं।
अर्थात जो अनाज होता है और जो पान होता है, इसके दुश्मन माने जाते हैं चूहे, और सांप इनको नष्ट करते हैं। सांप भी बड़े प्रभावी ढंग से चूहों की आबादी को रोकते हैं। विषधर होने के बाद भी नाग देवता को दूध पिलाते हैं लोग। कीड़े मकोड़े खाने वाली प्राणी को सपेरे बलपूर्वक दूध खीर खिलाते हैं, जो ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं, विषधर होने के बाद भी नाग देवता को दूध लोग पिलाते हैं और बलपूर्वक खीर खिलाते हैं, ये ठीक नहीं है। इसका प्रतिकार होना चाहिए, हमारे समाज में इसका प्रतिकार होना चाहिए। ऐसा इसलिए है, धार्मिक मान्यताओं के कारण दोस्तों सांपों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के कारण सांपों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि देश में प्रतिवर्ष नाग पंचमी पर लाखों सांप दूध पिलाने व पूजन में युक्त सामग्रियों के संक्रमण से मर जाते हैं। लाखों सांप जो होते हैं वो संक्रमण से मर जाते हैं। किनके संक्रमण से? जो पूजन सामग्रियों का संक्रमण होता है उनसे। सपेरों द्वारा सांपों के विषदंतों व विष ग्रंथियों को अमानवीय व क्रूर तरीके से निकालने से सांप के मुख में घाव व सेप्टिक हो जाता है, मुंह का आंतरिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में शामिल ना रहें। अब पान क्या है? पान एक प्रकार का अमृत वेल है। ऐसा क्यों है मैं आपको बतलाता हूं। क्योंकि इनकी उत्पत्ति देवासुर, देवासुर मतलब देव मीन्स देव और असुर मीन्स राक्षस। देव और असुर के बीच में अर्थात देवता और राक्षसों के बीच में जब संग्राम हुआ था, संग्राम के पूर्व समुद्र में देवताओं और दानवों के बीच अमृत मंथन के पश्चात हुआ। पान अमृत बेल इसलिए है क्योंकि अमृत बेल की उत्पत्ति समुद्र मंथन के पश्चात हुआ था। अमृत निकलने के पश्चात देवताओं और राक्षसों में पहले अमृत पीने को लेकर झगड़ा हुआ। यह धार्मिक मान्यता है दोस्तों। अमृत के लिए छीना झपटी हुई। इसी बीच थोड़ा अमृत लार के रूप में वासुकी नाग, जो शेष नाग के छोटे भाई हैं और कश्यप के पुत्र, वासुकी नाग के फन पर गिरा। अब ये वासुकी नाग कौन से हैं? वासुकी नाग को रस्सी बना करके समुद्र मंथन किया गया था, जो नाग बेल कहलाया। यही वास्तविक नाग बेल पान है, जो पाताल लोक से नाग लोक लाया गया था। कौन लाया था? पान वही है जो धरती पर आया। नागलोक से पाताल लोक से पहले नागलोक में गया, फिर नागलोक से धरती पर आया। धरती पर पान लाने वाले चौरसिया कुल वंशज ऋषि चौरसी महाराज, चौरसिया समाज के जो कुल वंशज हैं, उन जो चौरसिया समाज के लोग जिस ऋषि के वंशज है उनका नाम है चौरसी महाराज। क्यों है अभी मैं बतलाऊंगा। चौरसिया समाज के आदि कुल गुरु इन्हें कहा जाता है, चौरसिया समाज के कुल गुरु वंशज को। तो पान को नागलोक से धरती पर कौन लाया? चौरसी महाराज के पोते, इनका नाम था चौरासी मुनि। उन्होंने नागराज की कन्या, जिसके अंगुली के पोर पर पान की बेल थी, उससे विवाह कर धरती पर पान का बेल तैयार किया था, जिससे भगवान विष्णु के विश्वजीत यज्ञ और महाभारत कालीन यज्ञ में पूजन का पहला भाग पान के रूप में बना। पहले पान, फिर फूल, फिर मेवा आदि का प्रचलन प्रारंभ हुआ। यह पान सनातन काल से चौरसिया के वंशजों द्वारा आज भी उत्पादन किया जा रहा है। वस्तुतः नाग पंचमी और पान की पूजा अनवरत है। अनवरत है मतलब कभी मिटने वाली नहीं है। नाग पंचमी को चौरसिया समुदाय चौरसिया दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि नाग पंचमी तिथि को ही 84 मुनि नागलोक से नाग कन्या को विवाह कर धरती पर पान लेकर आए थे। अभी भी बहुत से चौरसिया लोग अपने नाम के आगे नागवंशी जोड़ते हैं, इसीलिए दोस्तों चौरसिया को नागवंशी भी कहा जाता है। क्यों नागवंशी कहा जाता है? क्योंकि चौरसी महाराज के पोते थे 84 मुनि। 84 मुनि, और 84 मुनि ने शादी की थी नाग की कन्या के साथ, तो इसीलिए जो चौरसिया के लोग हुए वो नागवंशी भी कहे जाते हैं। अब महर्षि चौरसी अलग है, 84 महाराज अलग हैं। 84 महाराज चौरसी महाराज के पोते थे। महर्षि चौरसी महाराज क्यों हैं चौरसिया समाज के आदि कुल गुरु? चौरसिया समाज के लोग दोस्तों महर्षि चौरसी जी महाराज को अपने कुल गुरु मानते हैं। इष्ट देवता नाग देवता को मानते हैं, कुल गुरु चौरसी महाराज को मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसके पीछे भी एक धार्मिक कारण है। हमारे पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में ऐसी कुछ कहानियां हैं, उसके बारे में हम कुछ बतलाने जा रहे हैं। यार चौरसी महाराज कौन थे? चौरसी महाराज ने अपने तपोबल से एक बार ब्रह्मा जी को भी निरुत्तर कर दिया था। दोस्तों सभी चौरसिया जाति के लोग
आदि कुल गुरु महर्षि चौरसी के संतान या वंशज हैं। ये अपने ध्यान में बैठा लीजिए, बिल्कुल प्रमाणिक बात है। भारतीय कुल परंपरा में हर वर्ग का जाति का अपना इतिहास रहा है, जो किसी न किसी ऋषि मुनि महर्षि के गोत्र से जुड़ा हुआ है। इतिहास किसी न किसी ऋषि मुनि महर्षि के गोत्र से जुड़ा हुआ है। सभी जाति के लोग अपने अपने कुल गोत्र के गौरवशाली परंपरा से जुड़े रहकर अपने आप को सौभाग्यशाली व धन्य समझते हैं तथा उससे अभिभूत ही होते हैं। चौरसिया वंश का इतिहास महर्षि चौरसी जी महाराज के नाम से जुड़ा हुआ है। ये महर्षि गौतम, महर्षि भारद्वाज, महर्षि सांडिल्य जैसे ऋषि मुनियों के समकालीन थे। मतलब उन्हीं के समय में महर्षि चौरसी महाराज भी पैदा हुए थे, जिस समय महर्षि भारद्वाज, महर्षि गौतम, महर्षि सांडिल्य आदि पैदा हुए थे। एवं ज्ञान विज्ञान एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में उनका अद्वितीय प्रभाव हासिल था। प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के आदि में एक होता है आदि, एक होता है अंत। आदि मतलब होता है प्रारंभ। सृष्टि के प्रारंभ में धरती पर जीवोपार्जन के लिए सभी जीवों में काफी लड़ाई झगड़ा व द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। जीवन जीने के लिए प्राणियों के बीच आपस में काफी कोहराम मचा हुआ था। प्रभुत्वशाली प्राणी जबरन दूसरों के जीवकोपार्जन को छीन लेते थे। आपस में लोग खाने पीने के लिए दोस्तों झगड़ा किया करते थे, क्योंकि तब सृष्टि में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे वर्गीय आधार पर जीवों का जीवकोपार्जन साधन उपलब्ध हो सके। अब सभी वर्ग के आदि कुल गोत्र के ऋषि मुनि व महर्षि इकट्ठा होकर आपस में विचार विमर्श करने लगे कि इससे तो सभी प्राणियों के जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। अगर एक दूसरे को लोग मारने काटने लगेंगे तो संकट के बादल तो मंडराने ही लगेंगे। अंततः आपस में ऋषि मुनियों ने यह तय किया कि वे सभी इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और समाधान की मांग करेंगे। एक नियत समय निर्धारित कर सभी वर्गों के कुल गोत्र के ऋषि मुनि व महर्षि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी व्यथा बताई। ब्रह्मा जी ने उन्हें समय निर्धारित करते हुए जीवकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित नियत समय जब नजदीक आया तो धरती पर खुशी का ठिकाना न था। मानवों दानवों सहित सृष्टि के सभी प्राणी काफी खुश थे कि उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा जीवकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराया जाएगा। आज के दिन इससे जीवकोपार्जन हेतु आपसी विवाद, लड़ाई झगड़े आदि नहीं होंगे। इस बात की खुशी थी पृथ्वी पर। समय पर सभी कुलगुरु ब्रह्मलोक पहुंचे, जहां ब्रह्मा जी ने उनके लिए एक एक कर जीवकोपार्जन का साधन तय कर दिया। अर्थात आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सबके लिए कर्म निर्धारित कर दिया। जिसको जो जीवकोपार्जन का साधन मिला वह उसी में खुश था। चौरसिया समाज के कुलगुरु चौरसी मुनि तब ब्रह्मलोक नहीं जा सके थे, क्योंकि वह हिमालय के कंदरा में भीषण तपस्या में जुटे हुए थे। जब ब्रह्मलोक से लौटते हुए प्राणियों के बीच खुशियों का कोलाहल उन्हें सुनाई दिया, तब उनका तपस्या दोस्तों भंग हो गया। उन्होंने ब्रह्मलोक से लौटते हुए प्राणियों से उस कोलाहल का कारण पूछा चौरसी महाराज ने, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें जीवकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराए जाने की बात बताई। यह जानकर उन्हें अपनी भावी पीढ़ियों के जीवकोपार्जन की काफी चिंता हुई। चौरसी महाराज भी ब्रह्मलोक जा पहुंचे और ब्रह्मा जी से अपने वंशजों के जीवकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराए जाने की मांग किए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने तो सृष्टि के सभी प्राणियों जीव जंतुओं के लिए जीवकोपार्जन का साधन उपलब्ध करा दिया है। अब मेरे पास आपके लिए जीवकोपार्जन का कोई साधन नहीं बचा है। मैं बेबस हूं। अब मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। चौरसी महाराज एक बड़े तपो साधक के साथ साथ हठधर्मी भी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, यदि आप हमारे वंशजों के लिए जीवकोपार्जन का कोई साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हमारे वंशज का सत्यानाश हो जाएगा। वैसे हम अपने वंशजों को मरते नहीं देख सकते। आप हमारे वंशज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो मैं आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि का नष्ट कर दूंगा अपने तपोबल से। ब्रह्मा जी चौरसी महाराज के प्रभाव को जानते थे। वे बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके वंशजों के लिए क्या साधन उपलब्ध कराया जाए। अंततः ब्रह्मा जी ने चौरसी महाराज से कहा कि इसके लिए मुझे कुछ समय दीजिए, ताकि मैं आपके वंशजों के लिए जीवकोपार्जन का प्रबंध कर सकूं। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को अपने लोक में बुलाकर पूछा कि अब सृष्टि में कोई ऐसा साधन बचा है जो चौरसी महाराज जी को दिया जा सके। देवताओं ने कहा कि अब संभवतः सृष्टि में उनके जीवकोपार्जन के लिए कोई साधन नहीं बचा है। तब किसी ने ब्रह्मा जी को बताया कि समुद्र मंथन से निकले
अमृत के लार से नाग बेली बनी है, वह नागलोक में सुरक्षित रखी गई है। यही नागबेली है जिसे महर्षि चौरसी के, अभी भी मैंने आपको बताया कि पोते 84 मुनि ने नाग कन्या से विवाह करके पृथ्वी पर लाया था, सुरक्षित रखी है। वह अभी तक किसी का जीविकोपार्जन का साधन नहीं बन पाई है। बस ब्रह्मा जी को उनके लिए जीविकोपार्जन का साधन पसंद आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा आपके वंशजों के लिए नागबेली पान जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन नागबेली पान जो नागलोक में सुरक्षित है उसे आपको आपके वंशजों के लिए लाना होगा। इस प्रकार चौरसी महाराज अपने वंशजों के लिए नागबेली पान को जीविकोपार्जन का अधिकार प्राप्त कर ब्रह्मलोक से लौट आए पृथ्वी पर। बताते हैं कि इन्हीं के वंशज 84 मुनि, इन्हीं के वंशज अर्थात इन्हीं के पोते, अभी भी मैंने आपको बताया, इन्हीं के पोते 84 मुनि ने नागलोक से पान का बेल प्राप्त किया था। कैसे किया था? नाग कन्या से शादी की थी, और क्योंकि वहां के जो राजा थे नागलोक के, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि नाग कन्या से आपको शादी करनी पड़ेगी, तभी हम नाग बेल का पान आपको देंगे। तो नाग कन्या से शादी करके 84 मुनि पृथ्वी पर अपने वंशजों के जीविकोपार्जन के लिए नाग बेल का पान लेकर आए थे। तब से चौरसिया जाति के लोग पान की खेती करते आ रहे हैं। नागलोक से धरती पर पान कैसे आया, इसका इतिहास आपने देख लिया दोस्तों।